50-55 की उम्र में होता था, 20-25 में जांच कराएंगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कोई भी ब्लीडिंग है मलद्वार से तो उसको लाइटली नहीं लेना है, एक बार तो कम से कम एक जनरल सर्जन से जांच कर। या बहुत थकान लग रही है या वेट लॉस सडन एकदम से होने लगा है, तो ऐसा कुछ ये कैंसर। दीज आर कॉल्ड साइलेंट सिम्टम्स ऑफ कैंसर। अगर मैं वैसे कहूँ तो आज 2025 में इट हैज बीन प्रूवन दैट ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर एंड वेरियस कैंसर। कोलोन कैंसर इज वन ऑफ देम। एवरी पर्सन मोर देन 45 years should have a single colonoscopy every 10 years। 650 mg की गोली है तो बहुत ज्यादा हाई है, और वो 2.5 mg की कुछ है तो बढ़िया है। मैं कहता हूँ एल्प्रेक्स आप 2.5 mg 3 mg 5 mg की लोगे सो जाते हो, और 650 mg का डोलो खाते हो कुछ नहीं होता। तो इट्स नॉट mg, इट्स द कंटेंट। भारत में लोगों को ये लगता है कई बार कि सर्जरी हो गई, बीमारी निकल गई, हम तो ठीक है, कुछ नहीं करते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, एनीबॉडी कैन डू इट एट होम। पेनलेसनेस कभी कंपेयर ना करें। कोई गठान है, कोई प्रॉब्लम है और पेन नहीं है तो अरे हो गया, दर्द क्यों दिखाना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और कई बार डायग्नोज हो जाता है और लोग इसलिए इलाज नहीं कराते कि साहब दर्द नहीं हो रहा है, मैं क्यों इलाज कराऊं, जब प्रॉब्लम आएगी तब। तो बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि टेक्निक्स ऐसी हो गई हैं, चीजें ऐसी हो गई हैं कि मरीज हमारे यहाँ आज भी वो पुरानी पद्धति को सोच के कहीं ना कहीं डरता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह कुशवाहा है और आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल्स इन इंडिया के बारे में। और इसकी जानकारी के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए कि ये कैसे डायग्नोस करें, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्क्रीनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसको बताने के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर। ही इज अ वेरी वेल रिनाउंड ऑन्को सर्जन। ही इज माई मेंटोर एंड माई गाइड। आगे के सारे सवाल जो भी आपने हमें कोलन कैंसर के लिए पूछे हुए हैं सर, उसका डिटेल्स में आपको जवाब देंगे। तो सर, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस लेते हैं कोलन कैंसर के ऊपर, जो एक आम जनता अपनी तरफ से पूछना चाहती है। तो सर, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सर, ब्रेस्ट, लंग और लिवर कैंसर, ये तो इसके बारे में सबने सुना हुआ है, लेकिन कोलन कैंसर आज की डेट में यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? I would like to take it from the start, like you rightly said कि आपने कहा फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है, बट लोग इसके बारे में जनरली बात नहीं करते हैं। बात क्यों नहीं करते हैं? अवेयरनेस नहीं है, लोग झिझकते हैं, आई डोंट नो क्या है। अगर हम इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो यूएस से कंपेयर करें, यूएस में जो एवरेज एज है दैट इज 65 years, जिसमें ये कैंसर मीन पॉपुलेशन में पाया जाता है। इंडिया में अभी कुछ साल पहले तक दिस वाज 55, और अभी प्रेजेंटली हम बात करें तो ऑलमोस्ट अर्ली 40s में हो रहा है। मीन एज की बात करें, अर्लियर मैंने खुद 23 और 25 साल के बच्चे देखे हैं जो कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर के साथ हमारे पास आते हैं। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल ड्रास्टिक शिफ्ट है एज ग्रुप में। अच्छा, एज ग्रुप शिफ्ट से होता क्या है कि आप समझिए एक प्रोडक्टिव लाइफ है जिसमें अर्ली एज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसका लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी या कुछ भी होता है, तो दैट इम्पैक्ट सोसाइटी इन अ ग्रेटर वे, इन अ बिगर वे। इसलिए ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाती है कि जितना अर्ली में कैंसर हो रहा है। अब जहां तक रही होने की बात कि क्यों होता है, तो इट्स टोटली अ लाइफस्टाइल डिसीज। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। लाइफस्टाइल के मेजरली 3 कंपोनेंट है। पहला तो खाना पीना, लाइक जितना रिफाइंड खाना हम खा रहे हैं या आजकल के यंगस्टर्स खा रहे हैं। हम सब जब पढ़ते थे तो केवल बात होती थी कि प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट के कारण होता है। अब वो चीज आ गई है प्रोसेस्ड फूड के कारण होता है। ऑब्वियसली ये सब चीजें लो फाइबर होती हैं, तो समवेयर और द अदर इट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन, हाउ डज इट प्ले अ रोल? पहले जरूर कहा जाता था कि डॉक्टर तो कहते ही हैं अच्छा खाओ, कब्जियत नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब उसका सबका एक साइंटिफिक बैकिंग है कि फाइबर से क्या होता है। फाइबर से रफेज अच्छा रहता है, मोशन अच्छा निकलता है, बाहर जाता है, बल्क अच्छा जाता है। लेकिन स्टेसिस से क्या होता है? हमारे गट में गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है। गुड बैक्टीरिया फीड्स ऑन द सेलुलोज और फाइबर जो हम खाते हैं। अगर फाइबर कंटेंट कम रहेगा, गुड बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, गुड बैक्टीरिया लो जाएगा, बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा। जब बैड बैक्टीरिया बढ़ता है तो टॉक्सिन प्रोडक्शन बढ़ा बवल के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। जो टॉक्सिन्स बढ़े, वो टॉक्सिन्स बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन बहुत देर तक अंदर रहे, तो इट्स अ मल्टीफोल्ड प्रॉब्लम जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो कहीं अगर लोग ये कहते हैं कि अरे तो कहते ही हैं कि ऐसा रहना है, दैट्स नॉट द थिंग। द थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी की ये क्यों अर्ली में हो रहा है। जो एक्सपोजर मैं कहूंगा फास्ट फूड को, रिफाइंड फूड को, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को शायद पहले 20-25 साल में शुरू होता था, आज 5-7 साल में शुरू हो रहा है। हम अपने टॉडलर्स को, छोटे छोटे बच्चों को पैकेज फूड दे रहे हैं, फ्रोजन फूड्स दे रहे हैं।
फाइबरलेस फूड दे रहे हैं, आई डोंट नो क्यों वेस्टर्न डाइट हम इतना अडॉप्ट कर रहे हैं। 4 तो दिन बना के रख दिया और फिर उसको यूज कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, इट्स अ डेड फूड। तो वो कहीं से भी न्यूट्रिटिव न्यूट्रिशन वैल्यू तो कुछ ऑलरेडी भी कम नहीं हो है, गई। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वो चीजें जो हैं ये इतना इनिशियल एज में इनिशिएट हो रहा है करेक्ट। कि जो प्रेजेंटेशन डिसीज का शायद 50-55 की उम्र में होता था 20-25 में होने लगा। करेक्ट सर, इन योर एक्सपीरियंस व्हाट परसेंटेज ऑफ पेशेंट अराइव एट अ स्टेज वेयर सर्जरी बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू लेट डायग्नोसिस? मतलब कितना लेट आपके पास प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट ऐसे आके कि? इसमें अभी दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला तो अगर डेटा अगेन आई वुड से यूएस डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स हैं जो अर्ली कैंसर डिटेक्शन होता है कोलॉन में स्पेशली। इंडियन डेटा में नॉट मोर देन 40% अर्ली कैंसर डिटेक्शन है। क्यों? क्योंकि लोग पहुंचते ही नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन, जैसे आंतों में कोई दिक्कत आई, कब्जियत रही किसी को, तो अरे साहब एज रिलेटेड है, रहने दो, कुछ नहीं होता। कोई चूरन खा लेंगे, कोई सॉफ्टनर ले लिया, गर्म पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, अरे ये तो उम्र है, ऐसा ही रहेगा। तो जब तक पेशेंट कॉम्प्लिकेट नहीं होता, उसके सिम्टम इस हद तक नहीं बढ़ते कि जीवन यापन मुश्किल हो जाए, तब तक पेशेंट आता ही नहीं। और उस स्टेज में समटाइम्स इट्स स्टेज 3, स्टेज 4, तो क्योर रेट्स भी उतने अच्छे नहीं हैं और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। करेक्ट सर, कैन कोलन कैंसर डेवलप इवन इन पीपल हु हैव नो फैमिली हिस्ट्री? बिल्कुल, लाइक वी डिस्कस्ड ऑन द कॉजेज ऑफ कोलन कैंसर, तो इट्स मोर ऑफ एन एनवायरमेंटल फैक्टर। करेक्ट, कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। एक और इसमें मैं फैक्टर लेना चाहूंगा स्ट्रेस का। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रेन गट स्लीप साइकिल। ये बड़ी एक नई चीज आई है रिसर्च में। इसमें क्या है, दो हार्मोन स्पेशली मेलेटोनिन और कॉर्टिसोल का रोल है। मेलेटोनिन हम सब जानते हैं, आजकल बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन, इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है कि दिस इज अ स्लीप हार्मोन। हमें स्लीप इंड्यूस करता है, जनरेट बॉडी में होता है। कैसे जनरेट होता है? जब अंधेरा होता है, हमारी एक्टिविटी कम होती है, आंखों में रोशनी कम पड़ती है, तो मेलेटोनिन इंक्रीज होता है। मेलेटोनिन इंक्रीज होता है तो हमें नींद आती है, हम अच्छे से सोते हैं। ये साइकिल सबकी डिस्टर्ब हो चुकी है। सब कुछ समहाउ लाइफ साइकिल में ही हम लेट सो रहे हैं, समहाउ हम वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं लेट के, तो वो जो आंखों पे रोशनी है, जो डोपामीन सर्ज है जिसे हम आजकल कहते हैं, वो इतनी ज्यादा हाई हो गई है कि मेलेटोनिन सेक्रीशन वैसे ही बहुत कम हो गया, सप्रेस हो गया। अब इससे गट में क्या होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गट परमिबिलिटी। तो गट परमिबिलिटी यानी टॉक्सिन्स का अंदर शरीर में जाना, जो कि गट के अंदर है और उसे बाहर निकलना है। गट परमिबिलिटी मेलेटोनिन डिक्रीज के कारण बढ़ जाती है। वो बढ़ गई तो वो अंदर चले गए टॉक्सिन, टॉक्सिन अंदर चले गए तो अगेन दे विल कॉज प्रॉब्लम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड वन ऑफ दोज इज कोलोन कैंसर। कॉर्टिसोल का इसका बिल्कुल उल्टा रीजन है। उल्टा रीजन कैसा? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनके सेल, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो ट्यूमर सेल को मारने का काम करते हैं। स्ट्रेस रहेगा, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, वी ऑल नो। जिस भी कारण का स्ट्रेस है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तो कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा। कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा तो इन्फ्लेमेशन बॉडी की हाई रहेगी, एनके सेल्स कम रहेंगे। एनके सेल्स कम रहेंगे तो जो एबरेंट सेल्स हैं, जो एबनॉर्मल सेल हैं, जो हमारी आपकी बॉडी में सारे टाइम बन रहे हैं, उनकी जो डाइंग प्रोसेस है वही डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो वो प्रोलिफरेट होने लगेगी। तो ये दोनों चीजें मिलके ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं कि आप प्रोन हो जाते हैं कैंसर के लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि अगर फैमिली में किसी को है तो ये चांसेस विल इंक्रीज, बट अगेन डजंट मीन कि आपको होगा ही होगा, या फैमिली में किसी को नहीं है तो नहीं होगा। चांसेस पे भी अगर मैं बोलूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, कि आपके पेरेंट्स, भाई बहन जो डायरेक्ट रिलेटिव हैं, अगर एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जिसको कोलोन कैंसर रहा है, तो आपका जीवन काल में कैंसर होने का चांस 2x यानी ट्वाइस हो जाता है। 2 या 2 से ज्यादा फैमिली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है फैमिली में जिनको कोलोन कैंसर रहा है, तो इट गोज ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स। तो रिस्क जरूर बढ़ जाता है, बट अगर कैंसर किसी को नहीं है फैमिली में, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होने के चांसेस सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। सर, जो दूसरा क्वेश्चन है जो हमें मिला है ऑडियंस से, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ कोलन कैंसर दैट पीपल कैजुअली इग्नोर एज गैस, पाइल्स, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग? लाइक यू राइटली सेड, यही सब मेनली सिम्टम्स हैं। 4 हम इसको फ्लेयर साइंस बोलते हैं, रेड फ्लैग साइंस जिसे। वन इज पेन। अब पेट में दर्द बहुत सारे कारणों से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो के माध्यम से कि साहब कोई भी दर्द हो आप कैंसर समझ के उसमें चले जाइए, लेकिन कोई भी ऐसा दर्द जो मीठा मीठा दर्द कई बार बोलते हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट का भारीपन लग रहा है, काफी महीनों हफ्तों हो गए जो ये बना हुआ है, नॉर्मल इलाज से नहीं जा रहा है, इट कैन बी एन अलार्मिंग साइन। देयर इज नो रीजन कि आपको दर्द बना रहे नॉर्मल दवाइयों के बाद भी। देन ब्लीडिंग, मल द्वारा
रक्तस्राव होना, मल मूत्र त्याग करते समय रक्तस्राव होना, इससे क्या होता है, हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन फैक्टर है कि साहब ये तो पाइल्स है। और करेक्ट। मेरे पास कई बार आप भी देखते होंगे ऐसे पेशेंट्स, आपके पास भी आते होंगे कि साहब कहीं से वो किसी क्वैक के द्वारा पाइल्स का करेक्ट। इलाज ले रहे थे, अब वो क्या इलाज दे रहे थे वो तो नहीं पता, इलाज ले रहे थे और 4-6 महीने, साल 2 साल हो गए, अब बिल्कुल इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि रोक ही नहीं पा रहे, या अवरोध आ गया है हाथों में, मोशन पास नहीं हो रहा है, तब वो हमारे आपके हाँ, पास आते हैं। करेक्ट। तो वो भी एडवांस स्टेज है। तो किसी भी ऐसी चीज को पाइल्स ना समझ लें जो ब्लीडिंग कर रही है, इट कैन बी कैंसर। एक प्रशिक्षित सर्जन से उसकी जांच कराएं। अगर तब भी आता है कि साहब पाइल्स है, तो फिर ऑब्वियसली पाइल्स है। मैं अगेन ये नहीं डरा रहा हूँ कि सारे पाइल्स कैंसर होते हैं, करेक्ट। बट अनडायग्नोज्ड कैंसर कई बार पाइल्स के रूप में चलता रहता है। तीसरा सिम्टम है ऑल्टरनेटिंग बाउल हैबिट्स। इसका क्या मतलब है कि अगेन कब्जियत, बहुत लोग समझते हैं कि एज रिलेटेड, साहब हमारी उम्र बढ़ रही है, लेटरिन में दिक्कत आएगी, कब्जियत रहेगी, ये तो नॉर्मल है। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि सारी कब्जियत कैंसर कारक है, लेकिन अगर कब्जियत बड़े लंबे समय तक बनी हुई है और उसमें बीच बीच में ऐसे इंटरवल्स आते हैं जब आपको लूज मोशन हो रहे हैं, जिसे हम अल्टरनेटिंग बाउल हैबिट्स कहते हैं, कि कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, रेगुलर इंटरवल्स में 3-4 दिन कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, अचानक से डायरिया जैसा होता है, तो दिस कैन बी अगेन एन अर्ली साइन कि शायद अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है या हो चुका है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। चौथा एक साइन है जो मैं आपके वीडियो के माध्यम से इवन डॉक्टर्स को भी बोलना चाहूंगा, बहुत ही मिसलीडिंग, मिसडायग्नोज्ड हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया, करेक्ट। अगर कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है एनीमिया का किसी भी मरीज में, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं एनी मेल, एडल्ट मेल हु इज नॉट हैविंग एनी ऑब्वियस प्रॉब्लम कि उनको एनीमिया होना चाहिए पर उनको एनीमिया डायग्नोज हो रहा है, तो कृपया करके जो जनरल फिजिशियंस हैं या जो छोटी जगहों पे डॉक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो उसे एनीमिया के तौर पे ब्लड लगा के, आयरन के इंजेक्शन लगा के, आयरन की गोली देके घर ना भेजें। एक बार अगर भेज भी दिया है तो बार बार अगर जरूरत पड़ रही है तो कृपया उसको नजरअंदाज ना करें। ये जरूर सोचें कि खून कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। ऐसी महिला भी है जिसके पीरियड्स नॉर्मल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्वियस ब्लीडिंग नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, पर उसका भी खून अगर कम हो रहा है, तो एनीमिया इज समथिंग जिससे हम बहुत ही अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ सकते हैं। करेक्ट। कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी जांच करनी है, कोलोनोस्कोपी। तो ये 4 सिम्टम्स ऐसे हैं, अगर इनको मिस नहीं करें तो हम अर्ली स्टेज 1 स्टेज 2 का कोलोन कैंसर पकड़ लेंगे। अगर इस स्थिति में नहीं पकड़ पाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में ऑब्वियसली, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बड़ी आंत एक ट्यूब है, ट्यूब में कैंसर डेवलप हुआ है, यानी वो ग्रोथ बढ़ेगी, उस ट्यूब को ब्लॉक करेगी, तो मोशन नहीं होगा, गैस पास नहीं होगी, तो पेट बढ़ेगा, पेट फूलेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेन रहेगा, उल्टियां वगैरह हो सकती हैं। ये एक साइंस एडवांस स्टेज में आते हैं, जब कई बार मरीज की जान पे भी बनाती है, इमरजेंसी के लेवल पे इलाज होता है, तो ये सब चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे सर आपने अनीमिया के बारे में बोला, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, वो बोलते हैं कि पाइल्स के कारण उनका खून जा रहा है और एचबी जो हीमोग्लोबिन रहता है वो 6 रहता है। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको दिखता है कि अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ है, जो कि पेशेंट 2 साल से उसको अंदर रखा हुआ है। तो ये पॉइंट सबको पता होना चाहिए। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहे हैं लोग कि एट व्हाट पॉइंट डज अ परसिस्टेंट बाउल चेंज और ब्लीडिंग सिग्नल डेंजर? गुड वन। कोई ऐसा टाइमलाइन तो नहीं बोल सकता, पर मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, ऐसा कोई भी सिम्टम जो शरीर में नया आया है, नॉर्मल इलाज, नॉर्मल जांचों में ठीक नहीं हो रहा है, उसको अपने को डाउट में लेना चाहिए। अगर कोलॉन परसिस्टिंग की बात करें तो ठीक है, प्रेजेंटेशन नॉर्मल वे में, जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया कि ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ब्लीडिंग है तो एक जनरल सर्जन के पास अपन एक बार इन्वेस्टिगेशन कराएं, वो प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन, यानी छोटा सा जांच जो ऑफिस में हो जाता है, विजुअल जांच होती है, फिंगर से जांच होती है, ये करते हैं कि साहब उसमें पाइल्स है कि नहीं है। पाइल्स होगा तो दिख जाएगा, बात ही खत्म हो गई कि वो ब्लीडिंग पाइल्स की है। लेकिन होता क्या है प्रॉब्लम, कि लोग क्वैक्स के पास जाते हैं, जांच कराते ही नहीं है, जांच कराएंगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कोई भी ब्लीडिंग है मलद्वार से तो उसको लाइटली नहीं लेना है, एक बार तो कम से कम एक जनरल सर्जन से जांच करें। दूसरा सिम्टम है वही पेन वाली बात। पेन अगर नॉर्मल पेन है, हमें पता है हमने कुछ गड़बड़ खा लिया था, कहीं इधर उधर अपच हो गया, चीजें हो गई, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में सेटल हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा पेन और जो 15 दिन 20 दिन महीने भर से बना हुआ है, इवैक्यूएशन यानी पेट साफ ही नहीं हो रहा, लग रहा है कि यार मोशन करके आए हैं पर अभी भरा हुआ है, अभी कुछ डिस्कम्फर्ट है, तो वो अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, परसिस्टिंग बने हुए, महीना 2 महीना 4 महीना, अगेन शुड नॉट बी
मिस लुक, आपको दिखाना है जनरल सर्जन को दिखाइए, बेसिक जांचें होंगी, चीजें होंगी सब, अगर तब भी ठीक नहीं होता या उन्हें समझ में आएगा कि साहब ये गड़बड़ लग रहा है तो एनीवेज आपको काउंसल करेंगे आगे की जांचों के लिए। करेक्ट सर, डज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीग एंड लो हीमोग्लोबिन मीन द कैंसर हैज प्रोग्रेस्ड? ऐसा कुछ होता है क्या कि एचबी कम हो गया है, या बहुत थकान लग रही है, या वेट लॉस सडन एकदम से होने लगा है, तो ऐसा कुछ ये कैंसर? बिल्कुल सही बात है, दीज आर कॉल्ड साइलेंट सिम्टम्स ऑफ कैंसर, अगर मैं वैसे कहूँ तो, कि समहाउ इनिशियल सिम्टम्स आए, लोगों ने उसको नजरअंदाज किया, समझा नहीं, और बीमारी बढ़ती गई। जब बीमारी बढ़ती है तो अगर हम लेमन टर्म में बात करें तो जो ट्यूमर सेल हैं वो शरीर का बाकी खाना खाने लगते हैं। करेक्ट। और वो अगर सारा न्यूट्रिशन ले जाएंगे, उनका साइज बढ़ता जाएगा और ज्यादा न्यूट्रिशन ले जाएंगे। जब वो सारा न्यूट्रिशन ले जाते हैं तो वो शरीर क्षीण होने लगता है, वजन कम होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है। दैट्स व्हाई दे प्रेजेंट विथ वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इज इंपॉर्टेंट। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं कि साहब हमारा वजन कम हो गया, तो मेरा पहला सवाल होता है आप कर रहे हो कि हो गया? अगर आप कर रहे हो और हो रहा है दैट्स फाइन, लेकिन आप नहीं कर रहे हो और हो रहा है तो इट्स एन अलार्मिंग साइन कि प्रॉब्लम हो सकती है। Many women think abdominal changes are gynae related. How can they differentiate when it's from the colon? अगेन, अगर आपको किसी भी महिला को दो प्रकार के सिम्टम है, एक तो पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं। पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स कैसे हो गए? माहवारी में चेंजेस हो गए, थोड़ा हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, पेल्विक एरिया में, नीचे के एरिया में अपने को प्रॉब्लम, इचिंग इश्यूज, कुछ हैवीनेस हो सकती है। दैट इज अग्रीड कि ये गायनी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन साथ में अगर बवल सिम्टम्स हैं, बवल सिम्टम्स मतलब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, होते होते 3-4 दिन बाद अचानक से डायरिया शुरू हो गया, ब्लीडिंग हो रही है मल द्वार से, यानी मोशन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स के दौरान पीरियड्स वाली ब्लीडिंग तो हो ही रही है, पर उसके अलावा लगातार कॉन्स्टिपेशन बना हुआ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेंसिल लाइक स्टूल। पेंसिल लाइक स्टूल मतलब पतला स्टूल हो रहा है, परसिस्टेंट हो रहा है, और मोशन पास करने के बाद भी आपको एक संतोष नहीं आ रहा कि साहब हम इवैक्यूएट हो गया, हम सेंस ऑफ रिलीफ नहीं है, एग्जैक्टली सेंस ऑफ रिलीफ, कॉन्स्टिपेटेड फिर भी लग कॉन्स्टिपेटेड फील लग रहा है, दिन में आप 4-4 5-5 बार जा रहे हो, थोड़ा बहुत स्टूल पास हो रहा है लेकिन वो अच्छे से नहीं हो रहा। तो अगर ये सिम्टम आपके एसोसिएटेड हैं, प्लस वेट लॉस है, एनीमिया है, डिस्कम्फर्ट है, परसिस्टिंग पेन एब्डोमेन है, तो जरूर है कि उसको गायनी प्रॉब्लम ना समझते हुए आपको एक जनरल सर्जन या ऑन्को सर्जन से मिलना चाहिए। करेक्ट सर। जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, मीट कंजम्पशन है, हाई प्रोसेस्ड फूड है, जैसे हमने अभी फ्रोजन फूड की बात की, और ये जो बेली फैट इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा कोई रिस्क फैक्टर्स हैं क्या सर ये सारे कोलन कैंसर के? बिल्कुल बिल्कुल। ओबेसिटी तो मैं कहूंगा आज 2025 में इट हैज बीन प्रूवन दैट ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर एंड वेरियस कैंसर। कोलोन कैंसर इज वन ऑफ देम। तो ओबेसिटी अपने आप में वो ऐसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो फैट रिलीज करता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीफैक्टोरियल है। तो कोलोन कैंसर का अपने आप में रिस्क है। दूसरा, डाइट के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। रिकमेंडेशन की बात करें तो इट इज रिकमेंडेड कि डेली रूटीन में 30 से 35 ग्राम फाइबर हर इंसान को इनटेक करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज प्रिवेंटिव व्हेन इट कम्स टू कोलोन कैंसर। और दूसरे अगर डाइट की बात करें तो एक विटामिन डी का इफेक्ट बहुत आया है आजकल हर जगह। ये हम देखते हैं, जिस भी मरीज की हम जांच कराते हैं विटामिन डी की कमी आती है। अगेन लाइफस्टाइल इश्यूज, नथिंग ग्रेट, बट नई स्टडीज आ रही हैं कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है दैट आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर समहाउ। तो एक ओवरऑल जो वेलबींग है कि अच्छी खाना, अच्छा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री रहना है, और अपने को आयरन डिफिशिएंसी, ओबेसिटी और विटामिन डी डिफिशिएंसी, ये सब चीजों से बच के रहना है। दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कोलोन कैंसर। सर, पीपल यूज एंटासिड्स लाइक कैंडीज। अभी हम कोई भी स्टोर में जाएंगे, बोलेंगे कि एसिडिटी हो रही है, फार्मासिस्ट आपको एक एंटासिड दे देगा और फिर वो रिलीफ हो जाएगा। तो लोगों का सवाल ये है कि पीपल यूज एंटासिड लाइक कैंडीज, कैन लॉन्ग टर्म सेल्फ मेडिकेशन मास्क the symptoms of colon cancer? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, एंड इट इज वेरी रैम्पेंट दीज डेज कि हर कोई जानता है कि साहब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जाते हैं एक पेंटॉप या जो भी ब्रांड है, पेंटॉप हाँ हम सब, बिल्कुल एग्जैक्टली। पहले जमाने में रेंटैक होता था, अब रेंटैक से सब पेंटॉप पे शिफ्ट हो गए। तो ये बहुत कॉमनली यूज्ड है, और ये एसिडिटी कम करता है। एसिडिटी कम करने के साथ ऐसे हार्मोन्स कम करता है जो गट हेल्थ के लिए जरूरी हैं, और
अगर मैं नाम लूं तो गैस्ट्रिन हाइपरगैस्ट्रिनीमिया करते हैं ये लोग। हाइपरगैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो एसिडिटी जब कम होती है तो एसिड बढ़ाने के लिए काम करता है, पर एसिड बढ़ा नहीं पा रहा क्योंकि आपने एंटासिड ले रखा है। तो वो ऐसे सेल्स की ग्रोथ बढ़ाता है जो गट की लाइनिंग में होते हैं। अब वो गट की लाइनिंग की जो सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है तो उससे गड़बड़ होने का चांस, एज इन एबरेशन होने का चांस बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा, अभी तक इसका प्रूफ नहीं है कि एंटासिड्स डायरेक्ट कॉजेशन में है, बट इनडायरेक्टली लॉट ऑफ स्टडीज आर गोइंग ऑन जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि शायद आने वाले समय में इसका प्रूफ भी आ जाए कि दीज डोंट हेल्प। तो प्लीज डोंट सेल्फ मेडिकेट। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि किसी भी दवा के लिए, स्पेशली एंटासिड्स के लिए। और सर ये जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी होती है, तो लोगों का ये पूछना है कि इज इट अ वेरी पावरफुल वेपन और टूल टू स्क्रीन कोलन कैंसर? स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी का क्या रोल है सर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं तो एवरी पर्सन मोर देन 45 years शुड हैव अ सिंगल कोलोनोस्कोपी एवरी 10 years। करेक्ट। ये तो एक गाइडलाइन वाली बात होगी कि हर 10 साल में हर एक इंसान को एक बार तो कोलोनोस्कोपी करानी है। कोलोनोस्कोपी होती क्या है, अगर आसान शब्दों में बात करें तो दूरबीन है, दूरबीन से लेटरिन के रास्ते द्वारा पूरे कोलोन यानी बड़ी आंत की जांच होती है, विजुअल इंस्पेक्शन होता है कैमरे के द्वारा। और अगर उसमें कभी लगता है कि साहब कोई ऐसा डाउटफुल एरिया है जहां अल्सर है या ग्रोथ है जिसकी कि कैंसर होने की संभावना है, उसमें से छोटी सी बायोप्सी ली जाती है। तो इसलिए ये डायग्नोस्टिक टूल है, कंफर्मेटरी टूल है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है अपने को कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। अब ये तो बात हुई कि गाइडलाइन। अब प्रैक्टिकली बात करें तो लोग बहुत डरते हैं कि यार बिना बात के मैं क्यों जांच कराने जाऊं, मैं क्यों ही कराऊं ये जांच। तो बात सही है, लोग इसको अग्री नहीं करते। कोई रिस्क है? बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। कोई डिस्कम्फर्ट है? बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। आजकल जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्कोप्स आ गए हैं जिनमें बिल्कुल उनकी थिकनेस इतनी कम होती है कि पेशेंट को ज़्यादातर समझता भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा एंग्शियस पेशेंट है, प्रॉब्लम में है, तो उसको हम एनेस्थीसिया के अंडर भी कर सकते हैं। तो हल्का सा एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, पेशेंट बिल्कुल सो जाता है। कोलोनोस्कोपी हार्डली टेक्स 5 minutes। ना हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, ना कहीं कोई प्रोसीजर की ज़रूरत है। ऑफिस प्रोसीजर है, आप आइए कराइए। अगर अपने एनेस्थीसिया के अंडर किया है तो 2-3 घंटा शायद ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। विदाउट एनेस्थीसिया कराया तो आप वॉक इन वापस जाइए। अब इस पे बात आती है एक स्पेसिफिक फैक्टर जो मैं अगेन बताना चाहूंगा। अगर फैमिली हिस्ट्री है, जो हमने पहले भी बात की कि जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, तो उसमें जो स्क्रीनिंग है 45 years नहीं है। जो पिछला बंदा था, जो भी उसकी फैमिली में जिसको कैंसर था, वट एवर देयर एज इज, उससे -10 साल। अगर किसी को 50 साल में कैंसर डायग्नोज हुआ था किसी के पेरेंट्स को, तो 40 साल में उनको एक कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। जनरली अगर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आई वुड रिक्वेस्ट दोज पीपल जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि आप तो कोलोनोस्कोपी करा ही करा लें। हाई रिस्क ग्रुप हो गया बेसिकली। एग्जैक्टली। तो हाई रिस्क ग्रुप में तो करा ही करा लें, क्योंकि ये एक बहुत ही, जैसा मैंने अगेन कहना चाहूंगा, सिंपल टूल है, नॉन हार्मफुल है, कहीं से भी हार्मफुल नहीं है, और ऑफिस प्रोसीजर है तो कोई एडमिशन भी नहीं लगना। सर जैसे आपने बोला डायग्नोस्टिक है, तो हाँ मतलब मैं ये भी बताना चाहती हूँ लोगों को कि डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों यूजेस होते हैं इसके। ट्रू। तो सर आप थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डालेंगे कि थेरेपेटिक क्या है? बिल्कुल। जैसे कई बार हमने सुना है पॉलिप्स के बारे में कि फलाने की जांच हुई, उसमें पॉलिप आया। पॉलिप इज नथिंग बट अ सिंगल ग्रोथ। पॉलिप अगेन सारे कैंसरस नहीं होते, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिप्स जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं यानी नॉर्मल होते हैं, बट गठान तो है ही, गठान बढ़ेगी तो उस गठान को निकालना आवश्यक है। हर गठान को निकालने के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अपन कोलोनोस्कोपी द्वारा स्नेयरिंग एक प्रोसीजर होता है और मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जिससे वो पॉलिप निकाल लिया जाता है। तो अगर खुदा ना करे उसमें कैंसर आता है तो वो जांच में आगे बढ़ जाएगा, इलाज हो जाएगा। और अगर नहीं भी आता है तो वो पॉलिप से तो आपको निजात मिल ही गई। तो इस तरीके से इट कैन बी थेरेप्यूटिक इन द केसेस जहां पे पॉलिप्स बस हैं, सिंपल पॉलिप्स हैं, जो कि आगे चल के कई बार, क्योंकि पॉलिप को छोड़ना भी नहीं चाहिए, लंबे समय तक जो पॉलिप बने रहते हैं आंतों में वो भी कैंसर बन सकते हैं। तो दैट वे इट कैन बी थेरेप्यूटिक एज वेल। करेक्ट सर। सो पीपल फियर सर्जरी मोर देन कैंसर इटसेल्फ। हाउ डज दिस फियर कॉस्ट देम प्रीशियस टाइम? सर्टेनली सर्जरी से पता नहीं क्यों लोग डरते हैं। आज की डेट में हम और आप दोनों सर्जन हैं, हम समझते हैं, जानते हैं कि एनेस्थीसिया बहुत ही सेफ है। आईसीयू केयर हैज मूव्ड एजेस। जो आज से 10 साल पहले चीजें शायद
इनक्योरेबल थी, नॉन आइडेंटिफाइबल थी, आईसीयू में मैनेज करना मुश्किल था, आज की डेट में बहुत आसान है। एनाल्जेसिया इज वेरी गुड, वेरी पेन गुड। कंट्रोल इज वेरी पेन गुड। तो होता ही नहीं है लोगों करेक्ट। को, सबसे बड़ा लोगों का कंसर्न यही रहता है। हम लोग हमारे पास चाहे आप एपिडुरल एनेस्थीसिया बोल लीजिए, सबडर्मल पैच ले लीजिए, चीजें ले लीजिए, मतलब मल्टीपल चीजें अवेलेबल मतलब हैं। सर लोगों का कंसर्न ही है कि कुछ भी करो दर्द नहीं होना चाहिए। और आजकल दर्द होता भी नहीं है। मैं करेक्ट। सबको यही कहता हूँ, आप निश्चिंत रहो, एक मात्र भी दर्द नहीं होगा। तो सर्जरी बिल्कुल सेफ है। कहीं से भी लोग ये ना सोचें कि साहब हमारे तो फलाने के फलाने ने ऑपरेशन कराया था और उसको ये दिक्कत हुई थी इसलिए हमें होगी। भाई साहब, उन्होंने क्या कराया था, किस जमाने में कराया था, किस डॉक्टर से कराया था, किस पद्धति से कराया था, वी डोंट नो। आज की डेट में लैप्रोस्कोपी है, रोबोटिक है, आप खुद करती हैं सब कुछ। तो आप भी जानते हैं कि ये सब चीजें जैसे मैं अगर थोड़ा सा डिविएट होके बात करूं प्रोस्टेट कैंसर की। करेक्ट। प्रोस्टेट कैंसर में एक जमाने में ऐसा था कि अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो पता नहीं आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे, डॉक्टर खुद कहता था। और आज की डेट में हार्डली सर्जरी के 4 से 6 घंटे का, रोबोटिक सर्जरी आजकल जो करते हैं, 4 से 6 घंटे में पेशेंट चलने लगता है, अगले दिन घर जाता है। करेक्ट। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर्जरी हैज मूव्ड माइलस्टोन हर तरीके से। तो कहीं से भी डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लोगों को लगता है अरे आंत का हिस्सा काट देंगे, हमारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे स्टेपलिंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं कि सूचरिंग भी बहुत सेफ हो गई है। टाइम जो है सर्जरी का वो बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। तो बहुत सेफ्टी है। कभी भी अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि साहब ऑपरेशन लगेगा, इसका मतलब वो क्योर की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन इज क्योर कैंसर में, ये आप समझ के चलिए। इसका मतलब बीमारी हमने निकाल ही दी, निकालने के बाद बीमारी अंदर है ही नहीं तो कैसे प्रॉब्लम होएगी। तो इसलिए ऑपरेशन अगर एडवाइस किया गया है तो उससे भागे नहीं, उसमें आगे बढ़ें, तभी आप क्योर की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। सर जो नेक्स्ट सवाल है वो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द सर्वाइवल डिफरेंस बिटवीन अर्ली स्टेज एंड लेट स्टेज कोलन कैंसर? सर्वाइवल, ये तो खैर हर कैंसर में है, अपन सब समझते हैं कि अर्ली कैंसर में सर्वाइवल बहुत अच्छा है, लेट करेक्ट। कैंसर में शायद गड़बड़ है। परसेंटेज वाइज बात करें तो अगर स्टेज 1 स्टेज 2 सर्वाइवल, 5 ईयर सर्वाइवल अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बोलूं मैं, तो ऑलमोस्ट 65 to 90%, एज इन जो लेट स्टेजेस हैं 65 की रेंज में है, अर्ली स्टेजेस है 90% के रेंज में है। इंडिया में बात की जाए तो ओवरऑल सर्वाइवल इज एक्चुअली वेरी पुअर, 34%। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे पास, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि लोग आते नहीं है टाइम पे, अर्ली सिम्टम्स डायग्नोज नहीं होते हैं। सेकेंड, वन ऑफ द ऑल्सो बिगर फैक्टर इज कि लोग ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं। तो 2 मिनट में इस पे लूंगा कि ट्रीटमेंट है क्या। करेक्ट। तो ट्रीटमेंट में 2 कंपोनेंट है। पहला तो सर्जरी, जैसे हमने अभी बात की कि सर्जरी अगर आपको एडवाइस करी गई है, सर्जरी से डरना नहीं है, सर्जरी इज द फाइनल ट्रीटमेंट। पर कई बार स्टेज के बेसिस पे, लाइक स्टेज 1 है तो आगे कोई इलाज होना नहीं है, सर्जरी इज क्योरेबल, डन। अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 आता है फॉर दैट मैटर, तो कई बार कीमो के लिए आपको एडवाइस किया जाएगा। अब कई लोगों का सवाल ये होता है कि साहब बीमारी निकल गई तो कीमो क्यों देना? कीमो इसलिए देना है कि अगर एडवांस स्टेज हो गया है, एडवांस स्टेज का मतलब क्या है, बीमारी बड़ी हो गई है या एक जगह से चल के दूसरी जगह यानी लिम्फ नोड तक चली गई है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो मैक्रोस्कोपिक यानी जो बड़ी बीमारियां जो सीटी स्कैन में दिख रही है, पेट सीटी में दिख रही है, मुझे दिख रही है, फील हो रही है, वो तो सब हम निकाल देंगे। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी जाते हुए सेल्स इधर उधर जाते हैं, डिविएट होते हैं, उनको मारने का तरीका इकलौता कीमोथेरेपी है। तो अगर आपको एडवाइस किया गया है कि कीमोथेरेपी लेनी है तो उससे कृपया करके ना भागें। दूसरा कारण रहता है कई बार कीमोथेरेपी ना लेने का, जब शुरुआत में ही बात होती है कि साहब 12 साइकिल कीमोथेरेपी लेगी, लोग नंबर से डर जाते हैं कि साहब 12 साइकिल की कैसे लेंगे कीमोथेरेपी, ये तो बहुत सारी है, तो ऐसी है वैसी है। तो मैं लोगों को एक ही बात समझाता हूँ कि इट्स नॉट द नंबर। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि यार वो 650 mg की गोली है तो बहुत ज्यादा हाई है, और वो 2.5 mg की कुछ है तो बढ़िया है। मैं कहता हूँ एल्प्रेक्स आप 2.5 mg, 3 mg, 5 mg की लोगे, सो जाते हो, और 650 mg का डोलो खाते हो, कुछ नहीं होता। तो इट्स नॉट mg, इट्स द कंटेंट। तो इट्स नॉट द नंबर ऑफ कीमोथेरेपी। वो नंबर इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि तरीका दवाई में उसके काम ऐसे होता है। कीमोथेरेपी अलग अलग दवाइयां हैं, तो डरना नहीं है, इलाज कराना है, सर्टेनली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है कोलॉन कैंसर में कि दिस इज द ओनली कैंसर जिसमें मेटास्टेटिक यानी जब ट्यूमर एक जगह से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन चला जाता है। तो कहने का मतलब अगर लिवर में भी चला गया है या लंग में भी फॉर दैट मैटर चला गया है, एक दो स्पॉट बोलते हैं कि कैंसर फैल गया है। एग्जैक्टली, कैंसर फैल गया है, तब भी हम क्योर कर सकते हैं। क्योर की बातें हैं, ये केवल और केवल कोलॉन कैंसर में है। तो किसी भी स्टेज में भागना नहीं है, इलाज से मुंह नहीं मोड़ना है, इलाज करेंगे, सफलता मिलेगी। करेक्ट सर। सर हाउ
have modern cancer surgeries become more organ preserving than life disrupting? क्योंकि आजकल लोगों का कंसर्न यही है कि अगर कोलन कैंसर है, अगर वो निचले हिस्से में है, तो हमें कभी कभी ये बताना पड़ता है कि ऊपर स्टोमा से, में। हाँ, स्टोमा बनाएंगे। स्टोमा मतलब कि मल द्वार का रास्ता आपको पेट से ही निकालना है। तो ऐसा वो जो साइकोलॉजिकल और जो ट्रॉमा रहता है, तो वो पेशेंट ले ही नहीं पाता है। तो उसके लिए आप क्या बिल्कुल सही बताएंगे सर? बात है। अपार्ट फ्रॉम रोबोटिक लैप्रोस्कोपी जो हर कोई बात कर रहा है आज की डेट में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने पुश किया कि स्टोमा, कई बार बीमारी अगर एडवांस स्टेज में चली गई या फिर निचले हिस्से में कोलॉन के, यानी जो रेक्टम हम बोलते हैं, गुदाद्वार के पास का एरिया है, वहां पे अगर बीमारी चली गई तो कई बार मजबूरी में हमें स्टोमा बनाना पड़ता है, यानी मलद्वार का रास्ता पेट से बनता है। सबसे पहली बात लोग कहते हैं अरे इसके बाद जीवन कैसा रहेगा? जीवन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारे पास ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल करेक्ट। हैं, बैग्स अवेलेबल हैं, चीजें अवेलेबल हैं जिससे हम लगा के 24 घंटे नॉर्मल रह सकते हैं। आपके सामने में अगर किसी को ला दूं तो आप बता नहीं पाएंगे कि इसको स्टोमा है कि नहीं है, क्योंकि करेक्ट। कपड़े के नीचे छिप जाता है, बदबू नहीं फैलती, गंदगी नहीं फैलती। दिन में एक दो बार वॉशरूम में जाके उस बैग को खाली करना है, दैट्स ऑल, खत्म। तो स्टोमा से नहीं डरना है। टेक्निक्स, सर्कुलर स्टेपलर्स आ गए हैं, रोबोटिक से हम नीचे तक डिसेक्शन कर सकते हैं, इंटरस्फिंक्टिक डिसेक्शंस होती हैं। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज मैं केवल इसलिए यूज कर रहा हूं कि लोग समझें कि जो चीज 5 से 10 साल पहले होती थी वो आज उससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम स्टोमा भी कई बार प्रिवेंट कर पाते हैं, या जो जिस बीमारी में पहले शायद परमानेंट स्टोमा की बात होती थी, यानी स्टोमा बना दिया जीवन पर्यंत उसी में रहना है, वो टेम्परेरी स्टोमा भी होता है कि बहुत नीचे तक बीमारी थी, इंटरस्फिंक्टिक डिसेक्शन करके हमने स्फिंक्टर यानी मलद्वार को सिकोड़ने वाली जो मांसपेशियां हैं उसको हमने बचा लिया, लेकिन इतना नीचे तक डिसेक्शन गया है कि अभी हम मलद्वार डायरेक्ट वहां से मोशन पास नहीं करा सकते, तो हम टेम्परेरी रूप पे स्टोमा बना देते हैं। जब नीचे की हीलिंग हो जाती है, जो हमने सिलाई की है, तो ये स्टोमा हम बंद कर देते हैं, नॉर्मल लाइफ हो जाती है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको ऑप्शन कौन सा लगेगा, किससे आपका इलाज ठीक होगा, वो आपकी बीमारी पे निर्धारित होता है। तो कृपया करके दूसरे मरीज को देख के ये ना सोचें कि साहब उसका ये हुआ था तो मेरा भी ये होगा। हर इंसान की बीमारी अलग है, हर इंसान की स्टेज अलग है, और उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट और होता है। सर ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान को आप मलद्वार पेट से बनाएं। बिल्कुल भी हम नहीं। कीमोथेरेपी जैसे आपने बताया उससे हम डाउनग्रेड कर सकते हैं ट्यूमर को, और हम प्रिजर्विंग सर्जरीज परफॉर्म बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया स्टोमा केयर, तो स्टोमा केयर की तो आजकल क्लासेस होती हैं, पूरी फैमिली भी ट्रेन होती है उसके लिए। बिल्कुल। तो इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, एनीबडी कैन डू इट एट होम। आज से 5-10 साल पहले तो स्टोमा बैग्स मिलना कई बार मुश्किल होता करेक्ट। था, एंड टुडे वी हैव स्टोमा केयर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट, करेक्ट। जो घर आते हैं, आपको सिखाते हैं, हाँ। आपकी फैमिली को सिखाते हैं, और ऐसी टेक्निक्स वो भी सिखाते हैं जिससे कि वो दिन में एक बार स्टोमा का आप केयर करो और 24 घंटे के लिए आप फ्री हो। तो बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि टेक्निक्स ऐसी हो गई हैं, चीजें ऐसी हो गई हैं कि मरीज हमारे यहाँ आज भी वो पुरानी पद्धति को सोच के कहीं ना कहीं डरता है। बट हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं मेडिकल साइंस में, बहुत एडवांसमेंट है, उसका उपयोग करें और अच्छा इलाज लें। Correct. Sir, after surgery, how important it is to go for regular follow-ups, chemotherapies, lifestyle correction, or long-term success for that matter, if we have operated or diagnosed the patient of colon cancer? बिल्कुल, भारत में लोगों को ये लगता है कई बार कि सर्जरी हो गई, बीमारी निकल गई, हम तो ठीक है, कुछ नहीं करना। Correct. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेज की बात इसीलिए हम करते हैं। हाँ, अर्ली स्टेज में है तो बिल्कुल बात सही है, सर्जरी हो गई, बीमारी निकल गई, आप क्योर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एडवांस स्टेज, स्टेज 2, 3, 4 भी अगर आया है और अगर आपको बोला गया है आपके स्पेशलिस्ट द्वारा कि कीमोथेरेपी लगेगी, तो कृपया करके कीमोथेरेपी लें ताकि बीमारी वापस ना आए। ये तो हुआ पहला पॉइंट आपका। दूसरा जो है रेगुलर फॉलोअप। रेगुलर फॉलोअप इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब समझते हैं, कैंसर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो वापस आने की संभावनाएं रहती हैं। रहती है, सही बात है। मैं कभी भी मरीज को ये नहीं कहता कि मैंने आपका ऐसा इलाज किया है कि जीवन पर्यंत कुछ नहीं हम्म। होगा, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि बीमारी आएगी ही आएगी। सो वी डोंट नो किस में आएगी, किस में नहीं आएगी। तो रेगुलर फॉलोअप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब मरीज ये समझेगा कि उसको बीमारी आई है, उससे पहले हम और आप समझ लेंगे कि बीमारी वापस आई है, छोटे मोटे टेस्ट करके, जांच करके, चीजें करके। और जब अर्ली स्टेज में या बिल्कुल अर्ली से भी अर्ली स्टेज में हमें वो बीमारी मिलेगी, तो हम उसका छोटे से इलाज से काम कर सकते हैं, करेक्ट। जो लाइफ थ्रेटनिंग तो कहीं से भी नहीं होगा, वापस से नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। तो इसलिए फॉलोअप जरूरी है, क्योंकि अर्ली बीमारी पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है,
दैट इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो कैंसर, ये कुछ मिसकंसेप्शन है लोगों का। बिल्कुल, पेनलेसनेस कभी कंपेयर ना करें। कोई गठान है, कोई प्रॉब्लम है और पेन नहीं है तो अरे हो गया, दर्द नहीं है क्यों दिखाना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और कई बार डायग्नोज हो जाता है और लोग इसलिए इलाज नहीं कराते कि साहब दर्द नहीं हो रहा है, मैं क्यों इलाज कराऊं, जब प्रॉब्लम आएगी तब। कई बार दर्द होता ही तब है जब बीमारी बढ़ गई होती है। करेक्ट करेक्ट। ये जो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि पेशेंट ऑफ्टन ट्राई आयुर्वेदिक एंड होम रेमेडीज, कि भाई उन्होंने बोला कि कब्जियत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जैसे आपने बोला चूरन खा लिया, आयुर्वेदिक कोई ड्रग्स ले लिया, या किसी को एक्स के पास चले गए और इसके कारण कैंसर और बढ़ जाता है और फिर सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं और फिर वो एंड में जाते हैं आपके पास और फिर कहते हैं कि आप बिल्कुल, साहब बचा लो। तो इसके ऊपर क्या बोलना इसमें मैं चाहेंगे सर आप? मरीजों को एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, अगर आप किसी के पास भी इलाज के लिए गए, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी पद्धति, किसी भी नीम हकीम बाबा किसी के पास, अगर वो कह रहा है, या कोई डॉक्टर भी फॉर दैट मैटर, कि मैं आपका ऐसा कैंसर का इलाज करूंगा कि दोबारा कैंसर नहीं होगा, तो वो आपका इलाज नहीं कर रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। करेक्ट। क्योंकि कैंसर का अगर कोई इलाज कर रहा है तो वो ये समझता है कि बीमारी वापस आने की संभावना संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगी आएगी, पर किस में आएगी वी डोंट नो। तो अगर हम परसेंटेज में बात इसलिए करते हैं कि साहब 90% क्योर रेट है, मतलब 10% चांस है कि शायद वापस आए, क्योंकि हम इलाज कर रहे हैं, हम आपको बेवकूफ नहीं बना रहे, हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं। साइंटिफिक जब बात करते हैं तो नथिंग इज 100%, वी ऑल एंड सर साइंटिफिकली एवरीथिंग रन्स ऑन परसेंटेज बेसिस। एग्जैक्टली। तो इसलिए उन नीम हकीम बाबाओं शर्तिया इलाज वालों के पास तो बिल्कुल ना जाएं, या सो कॉल्ड अपने आप को डॉक्टर, कैंसर हीलर, इम्यूनोलॉजिस्ट और न जाने क्या क्या अलग अलग तरीके के, यूट्यूब में भी लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स उनका पॉडकास्ट कर रहे हैं। करेक्ट। और अगेन इट्स ऑल स्पॉन्सर्ड, वी ऑल नो दैट। तो और बड़े बड़े एड्स चल रहे हैं, कैंपेन्स चल रहे हैं, एवरीथिंग। मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल भी लूंगा उस बात में। एक अगेन थोड़ा टॉपिक से अलग है, ओरल कैंसर के पेशेंट थे, अच्छे एजुकेटेड, वेल फाइनेंशियली साउंड एंड एवरीथिंग, कुछ महीने पहले ही मेरे पास आए थे एंड उनका कैंसर स्टेज 4 हो चुका था। मैंने देखा उनकी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट साल भर पुरानी थी। मैंने कहा यार आपको तो साल भर पहले डायग्नोज हो गया था, ऐसा क्यों आपने इलाज नहीं कराया, यू लुक एजुकेटेड एंड वेल ऑफ। इज लाइक नहीं सर हम इलाज तो करा रहे थे। मैंने कहा क्या, बोले इम्यूनोथेरेपी। मैंने कहा इम्यूनोथेरेपी क्या, मतलब वो तो ड्रग है, हम तो सब जानते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देता है। बोले नहीं, एक फलाने फलाने डॉक्टर साहब है दिल्ली में है, वो क्या करते हैं, खून निकालते हैं, 15 दिन बाद फिर मुझे बुलाते हैं, आधा खून का कुछ दवाई बनाते हैं, वो दवाई वहां पे इंजेक्शन करते हैं और आधा मेरे अंदर डालते हैं। और आप मानेंगे नहीं, उस एक साइकिल का तकरीबन 1 लाख का खर्चा है और वो आदमी 8 साइकिल ले चुका है, जितने में शायद पूरा कैंसर का इलाज हो जाता, और शायद उससे कम में। इसी बात पे रिडक्शन कितना हुआ? कुछ भी नहीं, बीमारी बढ़ गई। बीमारी जो शुरुआत में क्योरेबल थी बिकेम स्टेज 4। तो इसलिए मैं ये एग्जांपल लाया कि हर तरीके के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जिसे हम नॉर्मली समझते हैं ना, गांव खेड़े में बैठा है चूरन चटनी दे रहा है, केवल वही बेवकूफ बना रहा है। बड़े फ्लैशी लोग, अच्छे हाई फाई जनता दिखने वाले, वो भी बेवकूफ बनाने बैठे हैं। तो प्लीज जो भी आप इलाज ले रहे हैं, अपने जो भी चिकित्सक जिसे आप समझ रहे हैं उससे समझिए कि उसके पास प्रॉपर डिग्री है कि नहीं, वो प्रॉपर इलाज दे रहा है कि नहीं, साइंटिफिक जो भी हम बात कर रहे थे, साइंटिफिक प्रूवन ट्रीटमेंट दे रहा है कि नहीं। सर अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन और डेली प्रोटेक्शन के लिए। तो ये टॉप 3 क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पूछे हैं कि व्हाट आर द टॉप 3 फूड हैबिट्स दैट प्रोटेक्ट कोलन हेल्थ लॉन्ग टर्म। कोलन हेल्थ लॉन्ग टर्म, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हाई फाइबर डाइट। सेकेंड, रिड्यूस योर मीट कंटेंट, स्पेशली रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट। करेक्ट। रादर रिप्लेस करिए आप उसको प्लांट बेस्ड प्रोटीन से। थर्ड, आई वुड से हैव अ नॉर्मल विटामिन डी लेवल, कैल्शियम विटामिन डी जो नई रिसर्च आ रही है उसके आधार पे। तो ये 3 अगर अपन डाइट हैबिट बनाएंगे तो कोलोन हेल्थ अपनी अच्छी रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है सर, हाउ डज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस कैंसर रिस्क? ये अगेन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पैथोफिजियोलॉजिकल सीन है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि किस तरीके से कॉर्टिसोल और स्ट्रेस लेवल गट हेल्थ को अफेक्ट करता है। बट सर्टेनली वो स्ट्रेस लेवल कम करने में हेल्प करता है फिजिकल एक्टिविटी, तो वहां से गट हेल्थ अच्छी होती है बिकॉज कॉर्टिसोल लेवल डाउन रहता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहती है तो वेट गेन नहीं होता है बिकॉज ओबेसिटी इज ऑल्सो अ डायरेक्ट रिस्क फैक्टर फॉर कोलोन कैंसर, तो उस तरीके से भी हेल्प होता है। तो और एक जनरल वेलबींग तो आती ही है। तो उस तरीके से ओवरऑल पिक्चर इन ऑल ओवरऑल बॉडी के लिए एंड स्पेशली कोलोन के लिए फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर थर्ड क्वेश्चन इज वन रूल एवरी पर्सन मस्ट फॉलो इफ ब्लड अपीयर्स इन स्टूल। वन रूल आई वुड से,
गेट योर सेल्फ एग्जामिन्ड विद अ कम्पिटेंट डॉक्टर। कम्पिटेंट डॉक्टर मतलब एक जनरल सर्जन से तो आप दिखाएं ही दिखाएं, जैसा मैंने पहले भी बोला इसी पॉडकास्ट में कि पीआर प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन यानी नीचे गुदाद्वार पे वो जांच करेंगे। घर बैठ के आप मत समझिए कि वो पाइल्स है, कृपया करके 90% लोगों का पाइल्स निकलेगा, पर आप वो 10% में है कि 90% में है ये कैसे जानेंगे? जांच करके जानेंगे। तो खुद से जो दवाइयां हैं कब्जियत के लिए या पाइल्स के लिए जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, जिनके ऐड आते हैं, पेपर में ऐड आते हैं, कृपया करके उनका इस्तेमाल खुद से ना करें। एक बार जांच करा लें। अगर आपको आपके सर्जन बोलते हैं कि कोलोनोस्कोपी कराना है तो कोलोनोस्कोपी भी कराएं, डायरेक्ट कोलोनोस्कोपी भले ना कराएं, पर एक बार जांच जरूर कराएं जनरल सर्जन से। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए कि साहब ये पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, भगंदर है, कुछ ऐसा है, तभी आप उसके इलाज में आगे बढ़ें। अदरवाइज उसको घर में बैठ के अस्वल सेल्फ जो मेडिकेशन है वो ना करें। Thank you so much, sir. I hope this conversation gives courage to the audience and the person who are listening, people who are listening to this, that take your symptoms and signs very seriously. Live a very healthy lifestyle, good fiber diet, and आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसको ऐसी कुछ समस्याएं हैं या दिक्कतें हैं, तो अपने डॉक्टर से जाकर के मिलें। और अगर आपको और भी किसी कैंसर के बारे में जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं कि हम आपको और भी कैंसर के बारे में कोई जानकारी दें, तो वी हैव विद अस डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर। हम आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हमें अपने सजेशंस दीजिए और हम इसी तरीके से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट, अवेयरनेस एंड गुड कंटेंट फॉर द पीपल। दे हैव देयर क्वेश्चंस, आपने उनको बहुत अच्छे से डील किया और आपने उनको ये बताया कि कैसे उसको डायग्नोस करना है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है और कैसे उसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है। थैंक यू डॉक्टर प्रिया। जैसे हम तो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आप Yes. जानती हैं कि मेरा मेन जो एम रहता है एजुकेशन एज इन पेशेंट एंड पीपल एट लार्ज। उनको अगर समझ में आएगा तो वो शायद इलाज अच्छे से कराएंगे। तो मेरा हमेशा से प्रयास रही है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये माध्यम चुना और मुझे यहाँ आने का मौका दिया कि मैं और भी लोगों से जुड़ सकूं और अपनी मुहिम में आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।